अस्सलाम वालेकुम। इफ़ यू कैन हेयर मी क्लियरली और कोई इशू नहीं है आवाज़ में नॉइज़, तो काइंडली मुझे वेरीफाई कर दें चैट रूम में मैसेज करके सब, और फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट। न्यू स्टूडेंट्स कौन से हैं? आई थिंक देयर आर 6 पार्टिसिपेंट्स। आई थिंक तैयब इज़ द न्यू स्टूडेंट हेयर। आई थिंक आप पहले नहीं थे क्लास में, लास्ट क्लास में आई थिंक। एंड अवेस, खालिद चांडियो, काइंडली आप अपनी रेफरेंस आईडी के साथ आ जाएं, यानी कि आप लॉग आउट करके दोबारा क्लास को ज्वाइन करें। योर नेम शुड बी योर नेम एंड डैश के बाद आपका रेफरेंस नंबर भी आना चाहिए, जिस तरह आप बाकी पार्टिसिपेंट्स के भी देख रहे होंगे कुछ के। और इफ़ यू कैन जस्ट एडिट दैट। सो नेम के साथ रेफरेंस नंबर काइंडली आप लाजमी लिखें जब भी आप जूम क्लास में आएँ। सैयद तलहा अली तैयब बहलम, you are still with your only name, not a reference number. So do that. All right then. Could anyone remind me last class में कहाँ तक बात हुई थी हमारी? जी मुजीब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने लास्ट टाइम जो है स्क्रैच ऑफ टू एडिटर के बारे में बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था, और उस पे आपने कैट जो थी उस पे आपने वर्क भी करवाया था कि ओके इसमें क्वेश्चंस वगैरह कंडीशंस भी दी थी, इफ और एल्स की ओके। ऑल कंडीशंस भी राइट, पढ़ाई। ऑल राइट, ऑल राइट। ठीक है, याद आ गया मुझे। सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन स्क्रैच। हमने स्क्रैच के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था, और थोड़ा सा हमने एक फ्लेवर लिया था प्रोग्रामिंग का कि किस तरह से हम कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हैं, और किस तरह से हम कंप्यूटर को समझा सकते हैं सम थिंग्स दैट वी वांट टू डू द कंप्यूटर, लेट द कंप्यूटर डू। सो आई थिंक उसमें हमने कुछ एक दो प्रोग्राम्स लिखे थे, कुछ हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में देखा था। देर आर अ लॉट ऑफ ब्लॉक्स देयर। देर आर व्हाट डू यू कॉल इट, कंट्रोल ब्लॉक्स, डाटा ब्लॉक्स, सेंसिंग ब्लॉक्स। इस तरह के अलग अलग ब्लॉक्स थे जिसमें हर तरह की अलग अलग स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट कर रही थी। कुछ स्टूडेंट्स आई थिंक, कैन यू टेल मी, जो स्टूडेंट्स जिनकी आज पहली क्लास है, राइट मी अ मैसेज ऑन द चैट रूम इफ दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास। दो स्टूडेंट्स की फ़र्स्ट क्लास है ये, तैयब बहलम है एंड खालिद चांडियो हैं। ओके। सो एक थोड़ा सा क्विक रिकैप हम कर लेते हैं फॉर दीज टू स्टूडेंट्स एज वेल, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। दोबारा पढ़ने से चीज़ें अनलर्न नहीं हो जाती, अच्छा ही समझ में आएगा आपको। तो वेलकम टू द कोर्स। और हमने फ़र्स्ट क्लास के अंदर जो हैं वो कोर्सेज़ से रिलेटेड काफ़ी मैनेजरियल चीज़ों को देखा था, ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हम कोर्स को ज़्यादा आगे लेकर बेहतर तरीके से चल सकेंगे। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग से करना पड़ी। हमने क्लास का एक काफ़ी हिस्सा इस चीज़ के ऊपर रखा था कि आप लोगों को ये बताया जा सके कि यूनिवर्सिटी, हाउ इज़ यूनिवर्सिटी चेंज्ड फ्रॉम एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर सिस्टम में और कोर्सेज़ के अंदर आपको किस तरह से चलना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर यूनिवर्सिटीज़, योर यूनिवर्सिटी कोर्सेज़। ठीक है। सो
एक सबसे पहली बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लेक्चर्स हैं हमारे ऑनलाइन ही हो रहे हैं, और लास्ट वीक के भी जितने लेक्चर्स थे वो सारे रिकॉर्डेड हैं हमारे पास। और रिकॉर्ड होकर वो लेक्चर्स ईमेल के थ्रू एक लिंक आता है, और वो ईमेल आप लोगों को सेंड कर दी जाती है कि दिस इज़ द ईमेल, और इसके अंदर एक लिंक दिया हुआ है जिस पे क्लिक करके आप क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, आई डोंट नो आपके पास वो ईमेल आई या नहीं आई, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो न्यू हैं या पहले भी क्लास ली है। लेकिन साथ ही साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैंने ये सारी रिकॉर्डिंग्स रखी हैं। जो चैनल है उसका नाम वही है जो मेरा नाम है, ज़ुबैरुद्दीन शेख। आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पर जाकर, जो कि अभी मैं आपको चैट रूम के अंदर भेज रहा हूँ नाम लिख के एग्जैक्टली अगर आप इस नाम को सर्च करेंगे जाकर यूट्यूब के ऊपर, तो आपको एक चैनल नज़र आएगा, और वो जो चैनल है एक्चुअली वो हमारा चैनल है जिसके ऊपर हम अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके रख रहे हैं। ये बताने का मकसद स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स के लिए इस वजह से सही है क्योंकि आपने चूँकि पहली क्लासेस मिस कर दी हैं, तो उसमें जितनी भी चीज़ें हमने डिटेल में देखी हैं वो सारी चीज़ें आप जाकर यूट्यूब से देख सकते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आप लोगों को चैनल सामने स्क्रीन पर भी, आई थिंक आपको स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी, नहीं आ रही? ओके, गिव मी अ मिनट दैन। ओके, स्क्रीन आई थिंक मैंने शेयर नहीं की है, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड आई विल शो यू द चैनल। ओके, सो आई थिंक अब स्क्रीन विजिबल है आपको? आई डोंट नो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है कंट्रोल। ऑल राइट, सो ये आप अगर आप जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो होपफुली आपके पास भी यही एक चैनल आएगा सामने। दिस इज़ द चैनल जिसके ऊपर हम अपलोड करेंगे। आई एम टीचिंग अदर कोर्सेज एज वेल, तो आपको इस चैनल के ऊपर दूसरी वीडियोस भी नज़र आएंगी, बट आई हैव मेड प्लेलिस्ट ऑफ अ कोर्स एंड सेक्शन अगेन। सो आप अपनी अगर प्लेलिस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको लेक्चर वाइज, डेट वाइज आपके जितने भी लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे। जिस तरह आप PF1D इवनिंग के सेक्शन के हैं, तो इफ़ यू गो इनटू दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट तो All आपके right, सामने class. वो आ जाएगी। Okay, Sayyid Ahmed Raza is saying ओके, that I have a question. What is your question? ठीक है जी। सो दिस वाज द चैनल, आप अगर देख रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लासेस नहीं ली हैं पिछले वीक की, वो यहाँ पर जाके अपने क्लासेस को स्ट्रीम कर सकते हैं, और वो चीज़ें डिटेल में आप समझ सकते हैं, जो कि अभी मैं एक थोड़ा सा क्विक रिकैप आपको बताने ही वाला हूँ ऑलरेडी। सो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का ये कोर्स है, दिस इज़ द इवनिंग सेक्शन 1D क्लास, और हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी थी। वी वर सेइंग दैट आपकी जो क्लासेस हैं उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग की लैब्स और प्रोग्रामिंग की क्लासेस दोनों को साथ साथ ही लेकर चलेंगे,
because the lab session is not different than the theory section because of the online classes. पेंडेमिक की वजह से जब ऑनलाइन पे हम शिफ्ट हुए हैं, वरना हमारे पास बहुत टाइम होता है, यूजुअली 2 घंटे 3 घंटे की आपकी थ्योरी की क्लासेस होती हैं और तकरीबन इतने ही आवर्स की 3 घंटे की आपकी लैब होती है जिसमें आप जाकर लैब में परफॉर्म करते हैं अपने सारी चीज़ें. बट चूंकि हम फिज़िकली क्लासेस नहीं ले रहे हैं, ऑनलाइन है, तो इट विड बी टू हार्ड फॉर यू टू गेट इनटू द ऑनलाइन क्लास एज वेल, और फिर आप कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग भी करें, फिर उसको शेयर करें, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा वो. इस वजह से टाइमिंग और उन सबको देखते हुए आपकी जो लैब है उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है टाइम को, और थ्योरी के टाइम को भी रिड्यूस कर दिया गया है. लेकिन हम ये चाहेंगे कि हम अपनी चीज़ों को स्मूथली लेकर चलें, और एक दफ़ा जो काम हमने शुरू कर दिया है, चाहे उसका लैब पार्ट हो या थ्योरेटिकल पार्ट हो, हम उस काम को ख़त्म करके फिर नेक्स्ट काम की तरफ जाएंगे. सो इट विल बी क्वाइट feasible for you guys as well as me. सो प्रोग्रामिंग की तरफ हम जाएंगे, उसकी डिटेल्स, कोर्स की डिटेल्स, कोर्स का एक ड्राइव लिंक भी मैंने बनाया है, LMS के ऊपर रजिस्ट्रेशन होगी, CMS के ऊपर रजिस्ट्रेशन होगी. ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल कीप हैपनिंग थ्रू आउट द सेमेस्टर. टाइम लगता है इन चीज़ों में, स्पेशली व्हेन यू आर इन द फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि अभी आपका एडमिशन हुआ है, तो ये चीज़ें काफ़ी थोड़ी सी जो है टाइम लेती हैं, मोर देन द यूजुअल सेमेस्टर्स. सो लास्ट क्लास में हमने प्रोग्रामिंग के फ्लेवर को थोड़ा सा स्टार्ट किया था, एंड वी स्टार्टेड यूजिंग द वर्क ऑफ वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन स्क्रैच. स्क्रैच इज़ अ टूल जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं. आप जाके गूगल पे लिखें स्क्रैच एडिटर या स्क्रैच डाउनलोड, तो ये भी पिछली आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें डाउनलोडिंग का प्रोसीजर हमने इंस्टॉल भी सामने ही किया था सारा. अब वो आप इंस्टॉल करें, वरना इसका ऑनलाइन वर्जन भी है, आप ऑनलाइन जाकर ही इसमें एडिटिंग कर लें, बट ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें एडिटिंग के काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं. सो दिस वाज द एक्चुअल व्यू ऑफ द स्क्रैच. जो आपका स्क्रैच है जिसके ऊपर हमने काम किया है, उसमें आप, ये उसका एक्चुअल व्यू है. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई हैव टू रीड एन ईमेल, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ वापस. ओके क्लास, so this is the scratch basic portfolio. I was not speaking then, Tayyib Balam. Are you saying that you can't hear me? And Sayyid Talha Ali, hopefully you can hear me now. I had my mic mute at that time. Okay, so this was the basic layout of Scratch, and we said that we will consider this cat or this sprite or this avatar as a computer. So if we want to tell this cat to do something, it actually means that we are programming this cat to do that thing. And what can this cat do? This cat can do these things. ये सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं. इन सब के कलर्स ब्लू हैं because these are motions. This cat can move, this cat can turn to some degrees, this cat can point in a direction, and all of these things. अगर हम लुक्स के अंदर आते हैं तो इट हैज़ अ होल न्यू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस. इट कैन से हेलो, इट कैन थिंक, इट कैन शो, इट कैन हाइड, इट कैन स्विच इट्स कॉस्ट्यूम कलर, इट कैन स्विच द बैकड्रॉप, many things. Then when we come into the sound, this cat can play sound, this cat can play sound, if some other sound we are trying to say, play drum, rest for these seconds or beats or whatever. If we come into pen, all of these instructions will happen. If we come into data, this cat can also store some data, making a variable by making a list, whatever. All of these things will be happening with some events. This cat will do these things, all of these things, depending on what event has occurred. क्या हुआ है जिसकी बेस पे इसने ये काम करने हैं. क्या इसने ये काम हमेशा करने हैं, क्या 10 सेकंड के लिए करने हैं, क्या 2 सेकंड के लिए करने हैं, क्या तब करने हैं जब मैं इस पर क्लिक करूं, क्या तब करने हैं जब मैं इस पर क्लिक करूं कैट के ऊपर, क्या तब करने हैं जब मैं कोई की प्रेस करूं, कब करने हैं वो काम. ये वो इवेंट्स हैं. जब ये क्लिक हो तो करें, जब स्पेस हो तो करें. ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं, अभी हमने की नहीं है. इसके अलावा हमने कंट्रोल को काफ़ी डिटेल में देखा था. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप कोई इंस्ट्रक्शन अगर आप चाह रहे हैं कि 10 दफ़ा हो, कोई इंस्ट्रक्शन अगर आप चाह रहे हैं कि 20 दफ़ा चले, कोई इंस्ट्रक्शन से मुराद ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये चाहते हैं कि से हेलो,
कैट ने से हेलो करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये 10 दफ़ा करे तो आप इसको इस ब्लॉक में डाल दें। अगर आप ये चाहते हैं कि हमेशा करती रहे तो इस ब्लॉक में डालते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी कंडीशन की बेस पे करें, इफ़ कोई कंडीशन हो जिसकी बेस पे ये काम करें, तो आप इस ब्लॉक में डाल दें। और कंडीशन क्या होगी वो भी आप बता सकते हैं। कंडीशंस के लिए एक बिल्कुल अलग फ़ोल्डर है। ऑपरेटर्स में अगर हम आते हैं तो ये वो सारी कंडीशंस हैं। क्या अगर कोई चीज़ लेस देन समथिंग हो, अगर कोई चीज़ ग्रेटर देन समथिंग हो, अगर ये कंडीशंस में से कोई एक आप लगा देते हैं और आप कहते हैं कि इस कंडीशन की बेस के ऊपर आप ये काम करवाना चाहते हैं, तो आप वो भी करवा सकते हैं। सेंसिंग के ऊपर अगर आप चले जाते हैं तो यू कैन एक्चुअली गिव इनपुट एंड टेक आउटपुट फ्रॉम द कैट एज वेल। कि भाई अगर मैं इसका माउस पॉइंटर इस जगह पे टच करूँ तो क्या हो, अगर मैं इसके कलर को इस जगह पे टच करूँ तो कौन सा कलर हो जाना चाहिए, अगर मैं इससे पूछूँ कुछ और उसका कोई जवाब दूँ, मैं चाहूँ कि मैं कीबोर्ड से कुछ एंटर करूँ और वो कैट के पास चला जाए, तो वो किस तरह से होगा। ये वो चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली ये सेंस कर सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे ब्लॉक्स होते भी हैं और हम बना भी सकते हैं, बट दीज आर सम ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ स्प्राइट ऑफ अ स्क्रैच। पिछले लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, लेकिन जस्ट स्टार्ट विथ अ सिंपल प्रोग्राम अगेन। सो लेट सपोज आई एम सेइंग दैट व्हेन दिस क्लिक्ड, तो जो भी आपने काम करना है आप उसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। पकड़ के अगर आप यहाँ ले आएंगे तो ये वो सिचुएशन, ये वो जगह है जिसके अंदर आपने एक्चुअली प्रोग्राम लिखना है। आपने बताना है इस कैट को कि आप क्या एक्चुअली करना चाह रहे हैं। ठीक है। एक मिनट, एक स्टूडेंट का कोई इशू है, मैं इसको ज़रा हैंडल कर लूँ। Okay, so I'm starting. The first statement that I am writing in this program is this: when flag clicked, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कंप्यूटर को, यानी कि स्कैट को फ़िलहाल, कि जब इस पे क्लिक करूँ मैं, दिस इज़ द बटन एक्चुअली, जब मैं इस पे क्लिक करूँ, अभी तक मैंने इतनी ही बात की है, जब मैं इस पे क्लिक करूँ आगे क्या होना चाहिए, अब हम उस पर देखते हैं क्या चाह रहा हूँ मैं, क्या होना चाहिए। लेट सपोज मैं ये चाह रहा हूँ कि कैट मूव हो जाए 10 स्टेप्स, तो मैं इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। यू कैन सी कि ये इतना विजिबल और इतना इजी टू यूज़ है कि आप ये स्टेटमेंट किसी इवेंट के बाद ही लगा सकते हैं। राइट, देखें ये बिल्कुल पज़ल पीस की तरह यहाँ पर एक अटैच हो जाएगा इसके साथ। अगर यहाँ पे लेट सपोज़ ये जगह ना होती, होपफुली ये थोड़ा सा विजिबल है आपको, ये जगह ना होती तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट नहीं आ सकती थी। यहाँ पर वही स्टेटमेंट आएगी इसके बाद जिसमें ये जगह हो। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो भाई व्हेन दिस क्लिक्ड मूव 10 स्टेप्स। अब इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ, 10 की जगह मैं 2 कर दूँ या 5 कर दूँ, वट एवर, मूव 5 स्टेप्स। अब ये प्रोग्राम बन चुका है। अब मैंने सिर्फ इसको रन करना है। रन कैसे होगा ये, यानी कि कब ये चीज़ ट्रिगर होगी, जब मैं इसको क्लिक करूँगा। जब मैं फ्लैग पे क्लिक करूँगा तो मूव 5 स्टेप्स हो जाएगी। तो कैट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। आई एम क्लिकिंग दिस 1 2 3। आई थिंक इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हुआ, इट मूव्ड बट इट वॉज नॉट दैट विजिबल। लेट्स ट्राई टू मूव इट 15 स्टेप्स। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो 15 स्टेप्स मूव होगी। नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियरली विजिबल कि द कैट इज़ मूविंग 15 स्टेप्स अहेड, राइट। लेट्स सपोज आई डोंट वांट इट टू मूव 15 स्टेप्स फॉरवर्ड। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये पीछे चली जाए 15 स्टेप्स। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप यहाँ पर देखें, कोई इंस्ट्रक्शन आपको इसी नज़र आ रही है कि वो 10 स्टेप्स पीछे चली जाए रादर देन कि वो 10 स्टेप्स आगे जाए। कोई स्टेटमेंट आपको इसी नज़र आ रही है यहाँ पे? इफ़ नॉट, अगर आपको कोई स्टेटमेंट नज़र नहीं आ रही, कैन यू टेल मी कि कैसे मैं इसको पीछे की तरफ मूव कर सकता हूँ रादर देन कि ये आगे मूव हो।
when I click on flag, but when I click on flag it is saying that when I click on flag it will move 15 steps. So ये 15 steps move कर रहा है. But what about कि मैं इसको आगे ना ले जाना चाहूँ बल्कि पीछे लाना चाहूँ 15 steps. So क्या करूँगा मैं उसके लिए, क्या करना चाहिए? Okay, a very good solution here कि why don't you first turn it to 180 degrees. पहले आप टर्न करें इसको 180 डिग्री. 180 डिग्री का मतलब ये होगा कि फुल टर्न हो जाएगी ना वो. 180 डिग्री आप इसको टर्न करें और फिर वो मूव करेगी तो ऑब्वियसली वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही होगी. लेट्स ट्राई टू डू दैट. सो एक्चुअली ये देखें 180 डिग्री में इस तरह मूव हो गई है एंड 15 स्टेप्स भी मूव हो रही है. तो 15 की जगह अगर मैं इसको 70 स्टेप्स कर देता हूँ लेट्स से, तो वो आगे भी हो गई और उस तरफ मूव हो रही है. बट नॉट क्वाइट द सोल्यूशन क्योंकि ये टेढ़ी होके मूव हो रही है ना. हाउ अबाउट कि इसकी डायरेक्शन ही चेंज कर दूँ ना. मैं डायरेक्शन चेंज चाह रहा हूँ ना. आई डोंट वांट टू टर्न इट, आई वांट इट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट. शक्ल भले उस तरफ रहे, पैर ऊपर ना चले जाएं, बट ये है कि इट शुड. आई थिंक इसको मैं पहले दोबारा उसी सिचुएशन में लाऊं. हाउ हाउ वुड आई डू दैट. 180 और मूव कर लूँ. हाँ अब इस मूव में. सो अगेन द सेम क्वेश्चन, हाउ कैन आई मूव इट बैकवर्ड्स. मुजीब शेख इज़ राइट. आई थिंक इट साउंड्स राइट टू मी. लेट्स ट्राई टू यूज़ दिट्स. हो सकता है कि सही हो या ना हो. फरीदा इज सेइंग कि यू कैन ऑलवेज सेट एक्स एक्सिस एज वेल. तो अगर मैं इसकी सेट एक्सिस की चेंज कर दूँ ना वैल्यू, फरीदा के सोल्यूशन पे आते हैं पहले. शी इज़ सेइंग कि आप की एक्स की वैल्यू चेंज कर दें. तो क्या कर दूँ मैं. लेट्स सपोज 6 कर देता हूँ. एक्सपेरिमेंटल वे से सीखते हैं. अगर मैं 6 करता हूँ तो ये वहाँ चली गई. बट 6 का मतलब ये है कि 6 पे रहे. दिस इज़ द एक्स वैल्यू 6. इट्स नॉट एक्चुअली मूविंग नाउ. अब मैं इस पर जितना भी क्लिक करूँ इसने यहीं पर रहना है क्योंकि ये ऑलरेडी 6 वैल्यू पर है. अगर मैं इसको कहता हूँ कि 6 के बजाय 12 पे चले जाओ तो अब ये 6 स्टेप्स मूव करेगी एंड दैट इज़ ऑल्सो इन फ्रंट. सो अगेन नॉट क्वाइट द सोल्यूशन. तीसरे सोल्यूशन पे आते हैं. मुजीब शेख जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रादर देन मूविंग 70 स्टेप्स फॉरवर्ड you can write the value in negative and say that it will be moving backwards. So see, this is actually the solution. Now it is going backwards 70 steps just because the value was in minus. I did not change the value of x. I did not change it, turned it in 180 degrees as well. I just changed the value to minus and the cat started moving backward. बट अगेन ऑल ऑफ दिस सॉल्यूशंस वर सॉल्यूशंस. ये चीज़ आपको स्पेशली मेरी क्लास में आप लोगों को ये जहन में रखनी है चीज़. वैसे तो ये पूरी दुनिया का ही दस्तूर यही है, या पूरी दुनिया में ही जितने भी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड उनमें यही चीज़ फॉलो की जाती है. बट मोस्टली ऐसा नहीं हो रहा होता हमारे यहाँ. बट मेरे कोर्स के अंदर स्पेशली आपने ये जहन में रखना है कि इफ़ आई प्रेजेंटेड यू विद अ प्रॉब्लम एंड यू गिव मी द सोल्यूशन, इट डज़ नॉट मैटर कि आपने किस तरीके से उसको सॉल्व किया हो. राइट जिस तरह से कैट यहाँ पर थी एंड फरीदा वाज सेइंग दैट यू कैन जस्ट सेट एक्स टू समथिंग. और जब मैं सेट एक्स को करता हूँ चेंज 6 से, सो अपेरेंटली इट विल बी मूविंग. इट्स मूविंग बैकवर्ड्स. सी अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ और मैं इसको मूव करता हूँ तो इट्स एक्चुअली मूविंग बैकवर्ड्स. दिस इज़ अ सोल्यूशन बट एक्चुअली नॉट क्वाइट द सोल्यूशन. लेकिन जितना मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था उस हिसाब से ये सोल्यूशन भी काम कर रहा है कि भाई मूव हो गई ना बैकवर्ड्स, द सोल्यूशन इज़ देयर. सो ओके यू आर ऑलवेज ऑल्सो राइट. अगेन 180 डिग्री वाला जो सोल्यूशन दानियाल ने भेजा था दैट इज़ ऑल्सो राइट एज वेल. बट आई थिंक आपको भी कुछ लेवल तक पता था कि व्हाट वाज आई थिंकिंग, और मे बी कम्युनिकेशन में थोड़ी सी गलती हो गई हो. बट ऑल ऑफ योर सोल्यूशन वाज गुड, वर राइट. बट एक्चुअली ये सोल्यूशन मुझे ज़्यादा बेहतर लगा बिकॉज it is actually the essence of moving backwards. I was not saying कि moving backward कि उसके पैर ऊपर हो जाएं और वो फिर move करे backwards. I was just saying कि जिस तरह ये आगे जा रही है उसी तरह ये पीछे आ जाए. तो ये solution is a little better than any other solution. So it is actually now moving backwards.
सो ये एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम लिख दिया कि भाई जब आप इस पर क्लिक करें तो आप 70 स्टेप्स बैकवर्ड्स चले जाएं। इसी तरह एक और प्रोग्राम लिखते हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में भी लिखा था कि वी सेड दिस कैट शुड आस्क व्हाट्स योर नेम एंड वेट। जब ये सेंसिंग वाले ब्लॉक्स से आप आस्क उठा के इस पे काम करेंगे ना, आस्क व्हाट्स योर नेम एंड वेट, तो कैट ये कहेगी और वेट करेगी आपके जवाब के लिए। जब ये वेट कर रही होगी ना, तो एक्चुअली वो आपको एक मीडियम भी देगी कि आपको वेट करना क्यों है। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सी इसने कहा व्हाट्स योर नेम, और यहाँ पर एक ब्लॉक विजिबल हो गया कि यहाँ पर अपना जवाब दें, बिकॉज इट इज़ वेटिंग। और वेट कर रही है, तो ये वेट किसी चीज़ का कर रही है कैट, और ये कैट किस चीज़ का वेट कर रही है कि आई आस्क्ड यू समथिंग, गिव मी एन आंसर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इज़ एन आस्क स्टेटमेंट। So it asked you something, now it is expecting you to give the answer. So for example, I write the answer which is my name. I write Zubair and I press enter. So ये Zubair जो आंसर था ये कैट के पास चला गया, राइट उसने इनपुट ले लिया। बट द इशू इज़ कि उसके साथ क्या हुआ मुझे पता नहीं लगा। क्या वो वाकई इसने रीड भी किया या नहीं किया रीड, या सिर्फ मैंने लिखा और वो गायब हो गया यहाँ से। सो लेट्स कन्फर्म दैट। मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि भाई जब इस पर क्लिक हो रहा है तो फिर कैट पूछेगी कि आस्क करना है और वेट करेगी, और उसके साथ साथ जब ये सारा काम हो जाए उसके पास जवाब चला जाए, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि वो मुझे जवाब बताए भी। यानी कि लेट्स से मैं लुक्स पे जाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि वो कहे हेलो। क्या कहे वो? हेलो। अब मैं देखता हूँ क्या होता है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी तक उतना ही प्रोग्राम है। मैं लिखता हूँ ज़ुबैर। अगर मैं यहाँ पर एंटर करूँ और उसके बाद ये हेलो कहे, इसका मतलब है कि ज़ुबैर इसके पास चला गया और उसने हेलो बोला। तो मैं एंटर करता हूँ और वो मुझे कहती है हेलो। इसका मतलब है कि जब मैंने ज़ुबैर लिखा तो वो उसके पास चला गया और उसने फिर अगली स्टेटमेंट को रन किया। क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमेशा, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में बेसिकली, हम प्रोग्रामिंग ही कह लेते हैं इन ऑर्डर टू जस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में अगर कोई स्टेटमेंट रन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उससे पहले वाली तमाम स्टेटमेंट सही रन हो चुकी हैं। ये बात अपने जहन में बिठा लें। जब आप असल प्रोग्रामिंग में आएंगे और असल चीज़ों के साथ, असल एरर्स के साथ आप डील कर रहे होंगे, तो दिस विल बी अ ह्यूज फैक्टर फॉर यू। सो अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। अगर कोई स्टेटमेंट रन हो रही है एंड यू आर सीइंग कि वो स्टेटमेंट रन हो रही है, तो इसका मतलब है कि उससे पहले वाली स्टेटमेंट सही तरह से रन हो चुकी हैं, उनमें कोई एरर नहीं था। अगर कोई एरर होता तो वो अगली स्टेटमेंट पर नहीं आता। Just like how we took the example of an algorithm. What is an algorithm? It is a step-by-step instruction to solve a problem or to do anything. हमने ये कहा था कि भाई हमने चाय बनानी है तो उसके लिए क्या algorithm होगा? Excuse me. Yeah. So we said कि या सो वी वर सेइंग कि लेट्स सपोज कि हम कोई काम कहते हैं, हम कहते हैं चाय बनानी है, या कोई भी एक काम कह लेते हैं। हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज आपने गाड़ी ड्राइव करनी है, आपने से हैदराबाद जाना है, एक दूसरे शहर में जाना है। अगर आप ये कहते हैं कि आपने हैदराबाद जाना है फ्रॉम कराची, तो क्या क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो होंगी उसको हम कहेंगे कि दिस इज़ एन एक्चुअली अल्गोरिदम। सो व्हाट शुड बी, एक थोड़ा सा राइट ऑफ द टॉप ऑफ द हेड में अगर लेता हूँ तो यू शुड हैव अ कार, ठीक है। फिर आप उस कार को स्टार्ट करेंगे, फिर आप उस कार को कार में फ्यूल डलवाएंगे, फिर आप उस कार को ड्राइव करेंगे, फिर आप कराची शहर से निकलेंगे, फिर आप M9 मोटरवे लेंगे और आप उस पर ड्राइव करेंगे, और फिर आप हैदराबाद में अराइव होंगे। ये तकरीबन 5-6 स्टेटमेंट्स हो गई। अब इसमें हर स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए। अगर किसी स्टेटमेंट में एरर है तो दूसरी स्टेटमेंट रन हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि आप हैदराबाद पहुँच चुके हैं कराची से, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले की जितनी भी स्टेटमेंट्स थी वो सारी सही तरह से रन हो गई हैं। यानी कि आपने कार स्टार्ट भी किया, आपने कार ड्राइव भी किया, आपने M9 मोटरवे से रास्ता भी लिया। डिटेल्स में अभी नहीं जा रहे हैं कि एक से ज़्यादा रास्ते होंगे, फिर कौन सा लेना चाहिए। जस्ट सिंपल एग्जांपल कि अगर आप हैदराबाद पहुंच गए हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि आपने इससे पहले कार में बैठे भी आपने कार ड्राइव भी की, आपने उसमें फ्यूल भी डलवाया। क्योंकि अगर आपने ये काम नहीं किए होते तो फिर आप हैदराबाद नहीं पहुंच सकते थे।
इसी तरह लेट सपोज आप कहते हैं कि आपने एक असाइनमेंट सबमिट करवानी है, तो उस असाइनमेंट सबमिट करवाने का क्या अल्गोरिदम होगा? तो उसका पहला अल्गोरिदम यही होगा, पहली स्टेटमेंट यही होगी कि आपने असाइनमेंट के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर उसके सॉल्यूशंस अपने जहन में तैयार करने हैं, फिर उसके सॉल्यूशन एक कॉपी पर लिखने हैं या कंप्यूटर पर लिखने हैं, वॉट, फिर आपने वो असाइनमेंट जो है वो एक टीचर को सबमिट करवा देनी है। तो अगर मैं इसके तीसरे स्टेप पे आता हूँ, विच इज़ कि आपने असाइनमेंट के सॉल्यूशन लिख दिए हैं एक जगह पे, तो अगर आपने लिख दिए हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आपने इससे पिछली तमाम स्टेटमेंट को पढ़ लिया और उसको सही तरह से रन कर लिया। और वो स्टेटमेंट क्या थी कि आपके पास प्रॉब्लम सेट था, आपने प्रॉब्लम सेट को के सॉल्यूशंस को सोचा और फिर उसको लिखा। तो बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पर कोई चीज़ रन हो रही है तो इसका मतलब है कि इससे पिछली चीज़ें, हेलो इसने कह दिया है तो इसका मतलब ये है कि इससे पिछली चीज़ें सही तरह से रन हो गई हैं। यानी कि इसने आस्क भी किया व्हाट्स योर नेम और उसने वेट करके आपसे जवाब भी ले लिया। बट लेट्स ट्राई टू मेक इट मोर कन्वीनियंट। हाउ अबाउट कि मैं ये चाहूँ कि वो यहाँ पे हेलो ना कहे बल्कि कहे हेलो ज़ुबैर, या जो भी नाम यूज़र ने एंटर किया है, हेलो, और उसके साथ वो उसका नाम भी ले। तो यहाँ पर हेलो तो लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद क्या लिखना चाहिए मुझे? क्या मैं हेलो लिख के ज़ुबैर लिख दूँ यहाँ पे? हाउ अबाउट कि मैं जब इसको रन करूँ और मैं कोई और नाम दूँ तो वो मुझे हेलो ज़ुबैर ही कहेगा? आई वॉन्टेड टू से वॉट एवर द आंसर वॉज, जो आंसर इसने लिया उसके लिए मुझे एक और चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो चीज़ सेंसिंग के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, दिस ब्लॉक आंसर। आई वॉन्टेड टू से नॉट हेलो ज़ुबैर, बट आई वॉन्टेड टू से आंसर। तो से के साथ मैं हेलो ज़ुबैर की जगह पर इस ब्लॉक को पुट कर दूंगा, यानी कि जो जवाब आपने इस जगह से लिया था वो कह दें। अब मैं अगर रन करता हूँ और मैं कहता हूँ आसिम से, तो ये कहता है आसिम। हो गया सोल्यूशन, या कोई चीज़ मिसिंग है अभी इसमें? टेल मी। ओके मुजीब शेख, यू आर राइट, हेलो इज मिसिंग, राइट। सो व्हाट कैन वी डू? आंसर तो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इस आंसर से पहले हमें हेलो भी लिखना है। बट लेट सपोज अगर मैं यहाँ हेलो लिखता हूँ एंड आई से हेलो, और मैं कहता हूँ हेलो के बाद स्पेस दे के मैं चाहता हूँ आंसर यहाँ आ जाए, बट जब भी मैं आंसर को यहाँ पर लाता हूँ ये पूरी जगह ले लेता है, ये हेलो के साथ मिलता नहीं है। अब इस चीज़ को रन करने के लिए कि आप हेलो के साथ मिलाकर इससे काम करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप दोबारा जाएंगे एक ब्लॉक में जिसका नाम है ऑपरेटर, और ऑपरेटर में आपको एक ब्लॉक नज़र आएगा ज्वाइन का, ज्वाइन। अगर आपने दो चीज़ों को ज्वाइन करके प्रिंट करवाना है तो आप ज्वाइन का ब्लॉक उठाएंगे। आपने हेलो को वर्ड के साथ ज्वाइन करना है, हेलो को ज़ुबैर के साथ ज्वाइन करना है। लेट्स सपोज मैंने हेलो को ज़ुबैर के साथ ज्वाइन करना है, इसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं हम। हेलो को ज़ुबैर के साथ ज्वाइन करना है और उसको से करवा देना है, यानी कि प्रिंट करवा देना है। तो ये पहले क्या करेगा? कंसिडर इट लाइक अ ब्रैकेट, जिस तरह से हम ब्रैकेट लिखते हैं ना मैथमेटिक्स में, कि पहले बिल्कुल आउटवर्ड वाली चीज़ें, इनवर्ड वाली चीज़ें रन होंगी, उसके बाद आगे वाली चीज़ें रन होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल ओके, सो फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में जिस तरह से हम लिखते हैं ना, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस डी। सो अगर इस एक्सप्रेशन को आप देखें तो इसके अंदर सबसे पहला काम कौन सा होगा? टेल मी दिस, सबसे पहले कौन सा काम करेंगे हम? सी माइनस डी।
ओके, खालिद चांडी इज सेइंग सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आंसर दैट। सो मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे, विच मीन्स के आप ये कह रहे हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है ये हम पहले करेंगे, यानी कि b को आप मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस डी से। बट एक्चुअली जो रूल होता है वो ये होता है कि आप पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन में, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। कुछ लोग इसको डमास रूल भी कहते हैं कि डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, इस तरह से चलते हैं। लेकिन इससे पहले भी एक चीज़ होती है, दैट इज़ पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब है ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स होंगे पहले आपने उनको हल करना है। अगर ब्रैकेट पहले हैं तो मल्टीप्लाई उससे पहले नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से के a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, अभी जो मल्टीप्लिकेशन है ये पहले होनी चाहिए, बट a प्लस बी उससे भी पहला होना चाहिए क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर है। तो पहले पैरेंथेसिस फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ये दोनों चीज़ें बेसिकली एक ही चीज़ होती हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कोई भी आप एक कर लें एक ही बात है। इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी एक ही चीज़ है, सिर्फ उनका रवैया थोड़ा सा चेंज, डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप इस स्टेटमेंट में पहले ब्रैकेट्स वाली चीज़ें हल करेंगे, पहले इसको हल करेंगे फिर इस ब्रैकेट को हल करेंगे और लास्ट में आप a प्लस करेंगे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखें दो स्टेटमेंट्स रन हो रही हैं, एक ये है और एक ये है। तो पहले कौन सी रन होगी इन दोनों में से? क्या वो से कर देगा पहले और फिर ज्वाइन करेगा? नहीं, चूंकि ज्वाइन एक इनर स्टेटमेंट है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पर एक इनर स्टेटमेंट, एक इनर एक्सप्रेशन है यहाँ पर c माइनस डी ब्रैकेट्स के अंदर है, तो जो चीज़ अंदर होगी वो पहले रन होगी, जो इनर स्टेटमेंट्स हैं वो पहले रन होंगी, उसके बाद आउटर आउटर और फिर द आउटर मोस्ट रन होंगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि हेलो ज़ुबैर, दोनों को ज्वाइन करके ये से करेगा। तो रन करते हैं दोबारा, हम इससे बोलते हैं नाम क्या है, मैं नाम कहता हूँ आसिम, लेकिन ये हमेशा हेलो और ज़ुबैर को ज्वाइन करके ही बोलेगा। नाउ व्हाट डू आई वांट, व्हाट डू आई वांट हियर? क्या मैं हेलो के साथ ज़ुबैर को लिखना चाह रहा हूँ या फिर मैं कुछ और लिखना चाह रहा हूँ हेलो के साथ? फरीदा इज सेइंग दैट इट इज़ कॉल्ड BODMAS रूल। ओके, या आई थिंक आई हैव हर्ड दैट एज वेल। कैन यू एक्सप्लेन के बी तो चले आई थिंक ब्रैकेट्स हो गए, ओ क्या है? उसके बाद DMAS भी हमें समझ आ गया। ऑर्डर, ओके, व्हाट इज ऑर्डर? कैन यू रिमाइंड मी? दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स बट आई जस्ट आई फॉरगॉट दैट। व्हाट इज ऑर्डर एक्चुअली? ओके, खालिद चांडियो का जवाब सही है एंड ही इज सेइंग दैट ज़ुबैर की जगह वी वांट के जो हमने आंसर दिया है वो ज्वाइन हो। तो हम बिल्कुल इस आंसर को उठाएंगे और इस ज़ुबैर की जगह इस आंसर को ले लेंगे। तो अब हेलो के साथ जो आंसर है वो ज्वाइन होगा और फिर वो से कर दिया जाएगा। तो अगेन हम इसको करते हैं ASIM, और अब ये जो भी आप नाम देंगे उसके ऊपर ये चलेगा। फॉर एग्जांपल आयशा, तो ये हेलो आयशा कह रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ अ बेसिक लेआउट ऑफ आवर प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम किया मैंने कैट को प्रोग्राम किया ये काम करने के लिए कि जब फ्लैग पे क्लिक हो तो ये करे, उसके बाद ये करे, उसके बाद ये करे। जिस तरह से हमने ये कहा था कि आपने अगर हैदराबाद जाना है तो आपने क्या क्या करना है, आप पहले ये करेंगे फिर ये एक एल्गोरिदम था। इसी तरह मैंने इसको कहा कि जब फ्लैग पे क्लिक हो तो आप नाम पूछें, जवाब लें, उस जवाब को हेलो के साथ ज्वाइन करें और फिर उसको प्रिंट कर दें। दिस इज़ बेसिकली व्हाट प्रोग्रामिंग इज़। द होल जिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग इज़ दिस कि इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन आपने एक बहुत बड़ा काम करवाना है कंप्यूटर से, जो कि हमारे केस में अभी हमारे लिए सिर्फ ये कैट है। इससे हमें एक काम करवाना है बाय टेलिंग इट ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। एक एक स्टेप लेके हमें इसको सारी चीज़ें समझानी है और ये वो सारी स्टेप्स को समझ कर एक काम करेगा जिसको हम कहेंगे कि वी हैव प्रोग्राम्ड इट टू डू दैट। बिल्कुल इसी तरह किसी भी चीज़ को प्रोग्राम किया जा सकता है। आप पेट्स को प्रोग्राम करते हैं, आप जानवरों को प्रोग्राम करते हैं, इवन आप इंसानों को भी प्रोग्राम करते हैं।
आप से आप हर वीकेंड पे आप किसी दोस्त से मिलते हैं, किसी वीकेंड पे आप अगर उनसे रब्ता नहीं करें तो वो दोस्त आपसे खुद पूछता है कि यार पिछले 10-15 वीकेंड्स पे तो हम मिल रहे थे, क्या हुआ, आज मिलना है नहीं मिलना। या आप फॉर एग्जांपल शाम की चाय पीते हैं, तो आपको पता है कि शाम जब हो गई 5-6 बज गए तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि यार 5-6 बजे तो चाय पीता हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं जाकर या तो चाय पीनी चाहिए या घर पर चाय पीनी चाहिए। आप प्रोग्राम हो जाते हैं एक तरीके से, आपको पता लग जाता है कि जब फ्लैग पे क्लिक होगा तो आपको चाय चाहिए, जब 5 बजेंगे या 6 बजेंगे शाम हो जाएगी तो आपको चाय चाहिए, जब आपको भूख लगेगी तो आपको खाना खाना है, जब आपकी क्लास का टाइम हो जाएगा तो आपने जूम पे लॉगिन करना है। ये इवेंट्स हैं जिसके थ्रू आप प्रोग्राम हो जाते हैं कोई काम करने को। यही काम हम कंप्यूटर्स के थ्रू करते हैं, जिस तरह से अभी आपके सामने ये मैंने किया कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनकी बेस पर आप वो काम कर रहे हैं। अब एक बात ज़रा गौर तलब है, वो ये है कि वो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामर को और जिसको प्रोग्राम किया जा रहा है उसको डिस्क्रीटली समझ आनी चाहिए। अगर एम्बिग्युइटी क्रिएट होगी तो वो चीज़ सही से प्रोग्राम नहीं हो सकेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये कहता हूँ मैं प्रोग्रामर हूँ और आप से कंप्यूटर हैं, बीइंग अ स्टूडेंट अगर आप कंप्यूटर हैं और मैं टीचर एक प्रोग्रामर हूँ लेट्स से, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि 5 बजे टेस्ट होगा, 5 बजे क्विज होगा। अब इस स्टेटमेंट में देखें, मुझे समझ आ रहा है, मेरे जहन में ये था कि 5 बजे जो आपकी क्लास होती है थर्सडे को, उसके अंदर क्विज होगा। लेकिन मैंने आपको कहा ये कि 5 बजे क्विज होगा। नाउ यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि ओके 5 बजे क्विज होगा, व्हाट डज दिस मीन, वेडनेसडे को होगा, थर्सडे को होगा, इस वीक होगा, अगले वीक होगा, कब होगा, और क्विज होगा किस तरह का। अब मेरे जहन में सब चीज़ें थी, बट व्हाट वाज द इशू, आई डिड नॉट कम्युनिकेटेड इट वेरी वेल। मैंने कम्युनिकेट नहीं किया सही तरीके से। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं ना, इनका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, और ये फ़ायदा है कि ये इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामर को और जिसको प्रोग्राम किया जा रहा है उसको इस किसी भी एक स्टेटमेंट का मतलब सेम है दोनों के लिए। एम्बिग्यूटी, कन्फ्यूजन कहीं क्रिएट नहीं हो रही। जो आपके लिए डिवीजन का मतलब है वही उसके लिए भी डिवीजन का मतलब है, जो आपके लिए माइनस का मतलब है वही उसके लिए माइनस का मतलब है। अगर कहीं पर आपके लिए मतलब अलग है और एक्चुअली उस स्टेटमेंट का कंप्यूटर के लिए मतलब अलग है, तो फिर प्रोग्रामिंग में एरर्स आते हैं। हम करना कुछ चाहते हैं और होता कुछ है। ठीक है। सो ये चीज़ ज़रा जहन में रखें कि आप कभी भी किसी चीज़ को अगर प्रोग्राम करेंगे तो इंस्ट्रक्शंस पे आपने गौर करना है कि इंस्ट्रक्शंस वही यूज़ करनी है जो कि उस लैंग्वेज की हों। अगर उस लैंग्वेज की वो इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं या उस लैंग्वेज में सही तरह से प्रोनाउंस नहीं की जा सकती, सही तरह से मतलब उनका नहीं निकाला जा सकता, तो फिर देयर विल बी एन इशू इन कम्युनिकेशन। आप लिखेंगे कुछ, समझा कुछ जाएगा। अब आते हैं इन ऑपरेटर्स के ऊपर। ये जो ऑपरेटर्स का ब्लॉक है, हम इसको थोड़ा सा डिटेल्ड वे में देखना चाहते हैं। इसमें इन पूरे ऑपरेटर के ब्लॉक में आपको दो तरह की स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं, ग्राफिकली भी और वैसे भी। क्या आप बता सकते हैं, क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी दो तरह की स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे? चाहे आप ग्राफिकली बताएं, उसकी शेप्स बताएं, या अगर उनका वर्ड आपको पता है तो वो बताएं। कैन यू टेल मी व्हाट टू काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर देयर इन दिस ऑपरेटर्स सेक्शन? I'm asking, I'm repeating the question, that these are the statements of operator, like these are pen statements, these are sound statements, these are looks statements, these are operators. Now there are two types of instructions here. What two types of instructions are there? Can you differentiate between के अच्छा ये पाँचों या ये 6-7 जो हैं ये अलग तरह की हैं और ये 10 अलग तरह की हैं, और क्या आप ये बता सकते हैं कि वो टाइप्स क्या हैं? इफ़ एल्स, मुजीब शेख इज सेइंग इफ़ एल्स की स्टेटमेंट है। ओके, I want your guesses, not questions with a question again.
टेल मी व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी हैं, किस तरह की हैं? ओके, खालिद चांडिया सिंह, मैथमेटिक्स भी हैं इसमें, और दूसरी क्या है? शेप्स दो नज़र आ रही हैं सर, ये सैयद तलहा अली ये कह रहे हैं कि दो तरह की शेप्स हैं। चलें, दो तरह की शेप्स तो हैं, इस बात में कोई तजाद नहीं है। नंबर वन, पहली शेप राउंड शेप्स हैं, ऐसी शेप्स जो कि ओवल शेप्स हैं जिनके दोनों एंड्स राउंड हैं, और ऐसी स्टेटमेंट जिनके एंड पे ये ट्राइंगल सा बना हुआ है, नोक निकली हुई है, इसको हम डायमंड शेप्स कह लेते हैं, इनको हम सर्कुलर शेप्स कह लेते हैं। सर्कुलर शेप्स एंड डायमंड शेप्स, this is a diamond shape, this is a diamond shape, this is circular 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 diamond diamond diamond। so दो तरह की shapes तो हैं। तैयब बहलम is saying that first 7 are mathematical and others are alphabetical। okay good। शुरू की 4 जो तैयब बहलम को नज़र आई हैं वो ये कह रहे हैं कि शुरू की 4 मैथमेटिकल लग रही हैं हमें, और उसके बाद जितनी भी हैं उनमें वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, ABCD अल्फ़ाबेटिकल यूज़ हो रहे हैं। Good observation again। So the correct answer to this is that there are two kinds of operators there। एक तो ग्राफिकली भी उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है, और एक्चुअली उनका डिफरेंस मैं अब आपको समझा देता हूँ। एक ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। एरिथमेटिक, अर्थमेटिक का लफ्ज़ आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं चैट रूम के अंदर इसकी सही एप्लीकेशन सॉरी स्पेलिंग लिख के भी भेज देता हूँ। नंबर वन इज़ अर्थमेटिक। कुछ ऐसे ऑपरेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि अर्थमेटिक हैं। अर्थमेटिक का मतलब ये है सम ऑपरेटर्स विच डील विथ मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, these kinds of things। and there are some operators which are conditional। फरीदा ने ये मुझसे पहले बोल दिया है ये लफ्ज़, कंडीशनल ऑपरेटर्स। इसको दूसरे लफ्ज़ों में रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, कंडीशनल या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये शो करते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में रिलेशन। जैसे कि ये लेस देन है, ये जो आपको एक नज़र आ रहा है ये ऑपरेटर, दिस इज़ अ लेस देन ऑपरेटर। अब लेस देन ऑपरेटर क्या करता है, ये दोनों तरफ जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं, एक तरफ से 3 लिखा हुआ है, दूसरी तरफ 4 लिखा हुआ है, ये इन दोनों का आपस में रिलेशन बताता है। 3 लेस देन 4, तो ये बताएगा कि क्या ये रिलेशन ट्रू है या नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं आपको ये बात बताऊं, इनका जो डिफरेंस है वो काफ़ी एंगल्स से देखा जा सकता है। एक एंगल मैं आपको और बताता हूँ, वो ये कि जो डायमंड शेप्स आपको नज़र आ रही हैं, ट्रायंगुलर शेप्स नज़र आ रही हैं ना थोड़ी सी, ये जो ट्रायंगुलर शेप्स हैं, दीज आर कंडीशनल ऑपरेटर्स। इनका जवाब ट्रू या फॉल्स में हो सकता है सिर्फ, दैट्स इट, राइट। इनका जवाब सिर्फ और सिर्फ ट्रू या फॉल्स में हो सकता है, और कोई जवाब नहीं हो सकता। जबकि अगर मैं इन ट्रायंगुलर शेप्स के अलावा दूसरी शेप्स को देखता हूँ जो कि सर्कुलर शेप्स हैं, इसका जवाब कुछ भी हो सकता है, ट्रू या फॉल्स लाजमी नहीं है। भाई 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या जवाब आएगा? 2.5। दिस इज़ नॉट ट्रू नॉर फॉल्स। 2.5 इज़ नॉट ट्रू और फॉल्स, इट्स जस्ट अ नंबर। इसी तरह पिक रैंडम 1 to 10, 1 से 10 के दरमियान अगर कोई रैंडम नंबर लिया जाता है तो वो नंबर होगा ना कोई, वो ट्रू या फॉल्स तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 3 = 5, तो ये चीज़ या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। 3 = 5 का जवाब 6 नहीं होता, 3 = 5 का जवाब 9 नहीं होता, 3 = 5 का जवाब आसिम नहीं होता। 3 = 5 का जवाब या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसी तरह दिस और दिस, इन दोनों चीज़ों का जवाब या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसको अगर हम देखें तो ये चीज़ ट्रू या फॉल्स में जवाब नहीं देगी। ये क्या करेगी, हेलो और वर्ड को ज्वाइन करके क्या जवाब देगी, हेलो वर्ल्ड। लेटर 1 ऑफ वर्ल्ड क्या देगा, W। ये भी एक मैं अर्थमेटिक स्टेटमेंट है, इसको भी मैं बताता हूँ क्या है। राउंड करेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या जवाब देगा, 3 या -3। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि ट्रू या फॉल्स के अलावा जवाब देती हैं।
और ये जो ट्राइंगुलर चीज़ें हैं जिनको हम कंडीशनल ऑपरेटर्स कह रहे हैं, दीज आर द ऑपरेटर्स दैट डील एंड आंसर इन ओनली ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो ये दो तरह के ऑपरेटर्स हो गए हमारे पास। अब सवाल ये उठता है कि इनको हम यूज़ किस तरह से करेंगे। लेट्स सपोज कि यहाँ से ज्वाइन को मैं हटा देता हूँ। अच्छा, अगर इसको हटाना है ना तो यहाँ से हटा के इस जगह पर लाकर छोड़ दें, वो अपनी जगह पर चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से। आई आस्क्ड व्हाट्स योर नेम और वेट। हाउ अबाउट कि मैं इससे पूछता हूँ टेल मी अ नंबर, टेल मी अ नंबर एंड वेट। सो मैंने टेल मी अ नंबर कहा और वेट किया, तो आंसर में मेरे पास एक जवाब आ जाएगा। दैट जवाब कैन बी अ नंबर, कैन बी एन अल्फ़ाबेट। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि यूज़र नंबर एंटर करता है। हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो यूज़र से एक नंबर मांग रहे हैं हम, टेल मी अ नंबर। यूज़र एक नंबर एंटर करेगा 7। हम ये चाहते हैं कि वो 7 से कर दे, यानी कि से 7 कैसे होगा, आंसर से करवा दूंगा मैं इससे सिर्फ। तो मैं इससे जैसे ही रन करूंगा मैं कहूँगा 56, तो ये कह देगा 56। दैट्स अबाउट इट। बट अगर हम ऑपरेटर्स पे आते हैं और हम कहते हैं कि आंसर से ना करें, बल्कि लेट सपोज मल्टीप्लिकेशन उठाता हूँ, मैं ये कहता हूँ आंसर, आंसर आ गया एक जगह पे, मल्टीप्लाइड बाय 7 करे और फिर वो जो जवाब आए उसको से करे। अब मैं अगर ये करता हूँ और मैं कहता हूँ 7, तो 7 7s आर 49 जवाब दे रहा है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये भी ना कहे, ये करे, एक तरफ ये हो सारी चीज़, दूसरी तरफ 8 हो, यानी कि जो भी इस चीज़ का जवाब है उसमें 8 प्लस करके से करे, ये भी हो सकता है। मैं 7 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, 7 7s आर 49 और 49 में फिर 8 प्लस करके ये से करेगा, विच इज़ एक्चुअली 57। तो ये जवाब आपके पास 57 आ रहा है। अब ये सवाल उठता है कि, सवाल नहीं उठता खैर, लेकिन ये है कि अगर हम ये करना चाहें, अगर मैं इसको ये कहता हूँ कि टेल मी अ नंबर, अगर वो नंबर, अब मेरा जुमला शुरू हुआ है अगर से, यानी कि मैं कोई कंडीशन की बात कर रहा हूँ, एक कंडीशन लगा दी मैंने। अब जो नंबर वो इनपुट दे रहा है, अगर वो नंबर से 5 से बड़ा है, अगर वो नंबर 5 से बड़ा है तो वो ये काम करे, यानी कि उसको 7 से मल्टीप्लाई करे और फिर 8 प्लस करके कहे। अगर वो नंबर 5 से बड़ा नहीं है तो वो ये ना कहे। यानी कि अब मैं जा रहा हूँ कंट्रोल ब्लॉक पे और यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट उठाऊंगा, इफ देन। टेल मी अ नंबर एंड वेट, आंसर में जवाब आ गया। उसके बाद मैं कुछ चेक करवाना चाह रहा हूँ। क्या करवाना चाह रहा हूँ मैं चेक? दिस थिंग या दिस थिंग, एनीवन लेस देन मैं उठाता हूँ और ये चीज़ कहाँ आएगी? इस कंडीशन की जगह पे। नाउ वी आर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। इफ आंसर, एक जगह पर आंसर आ गया, इफ आंसर इज लेस देन 5 तो ये से करे, वरना ना करे। यानी कि अगर 5 से छोटी अगर मैं इनपुट देता हूं कोई भी, तो ये सारी कैलकुलेशन करके उसने जवाब देना है। अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आती है तो वो ये जवाब नहीं देगा। आई क्लिक ऑन इट, मैं जवाब 4 लिखता हूँ, जवाब आ रहा है 36। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और 5 से बड़ी रकम दे देता हूँ तो अब ये कुछ नहीं कह रहा। नाउ दिस मीन्स दैट वो जो से की कंडीशन, से का काम वो पहले हर नंबर के लिए कर रहा था, 7 के लिए भी कर रहा है, 3 के लिए भी कर रहा है। अब मैंने ये कहा है कि हर किसी के लिए नहीं करना, इस कंडीशन की बेस पर करना है। अब इस चीज़ को मैंने इस कंडीशन के अंदर डाल दिया, विच मीन्स कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये काम होगा, वरना ये काम नहीं होगा। अब ये चीज़ एक कंडीशन है जिसका जवाब हम अभी से पहले कुछ देर पहले यही डिस्कस कर रहे थे। ये एक कंडीशन है जिसका जवाब या तो ट्रू में होगा या फॉल्स में होगा। अगर इसका जवाब ट्रू में है तो ये चीज़ रन होगी, अगर इसका जवाब ट्रू में नहीं है तो ये चीज़ रन नहीं होगी। दैट्स इट। दिस वन, अगर मैं 3 इनपुट करता हूँ, क्या ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? गिव मी द आंसर। अगर मैं 3 एंटर करता हूँ, ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? It will be true. Daniel Ahmed, Faisal Ali, these students are saying that it will be true because 3 is actually less than 5. तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी इसका मतलब है कि 3 के केस में ये नीचे वाला इस ब्लॉक के अंदर कंडीशन के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो ये काम करेगा, यानी से
8 में प्लस करेगा, आंसर को मल्टीप्लाई 7 करेगा और यही ये काम करेगा. बट इफ़ आई इनपुट सम अदर थिंग, से 8 अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये कंडीशन अब हो जाएगी फॉल्स. वी ऑल नो 8 इज़ लेस देन 5 ट्रू, फॉल्स है. 8 लेस देन 5 इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो अगर मैं 8 लिखता हूँ तो ये कुछ नहीं कहेगा. अब आते हैं एक नई चीज़ के ऊपर कि अगर हम ये चाहें कि ट्रू के इस पे ये काम करे और फॉल्स पे ये कुछ और काम करे, तो उसके लिए एक अलग ब्लॉक है. मैं इस ब्लॉक को हटा रहा हूँ, सिर्फ कंडीशन लिखी रहे, ये चीज़ें पढ़ी रहें. इस कंडीशन के ऊपर मैंने ये काम करवाना है. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये काम ना हो. लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ, इस ब्लॉक को मैं छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए. मैं ये कहता हूँ ये एक कंडीशन है और मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर जवाब जो दिया गया है वो लेस देन 5 है तो ये काम हो. अगर ये कंडीशन फॉल्स है, यानी जो जवाब है वो लेस देन 5 नहीं है, तो वो हेलो कहे, खामोश ना रहे. जिस तरह अभी खामोश था ना, वो कह रहा था अगर जवाब 5 से बड़ा नहीं है तो वो कुछ कह ही नहीं रहा था, 5 से बड़ा है तो वो कुछ कह ही नहीं रहा था. अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 5 से छोटा है तो ये काम करे, अगर 5 से बड़ा है या 5 है तो ये काम करे. यानी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये काम करे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करे. इसके लिए मैं एक अलग ब्लॉक उठाऊंगा, दैट इज इफ देन एल्स. इफ दिस इज ट्रू देन दिस एल्स, यानी कि अगर ऐसा नहीं है, अगर ये चीज़ ट्रू नहीं है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो से हेलो. इसको मैं रन करता हूँ और अब मैं कोई भी नंबर डालता हूँ, से 3. क्या प्रिंट होगा? क्या कैलकुलेशन प्रिंट होगी या हेलो प्रिंट होगा? टेल मी. कैलकुलेशन प्रिंट होगी. ओके, सो मैं जब 3 एंटर करता हूँ, बिकॉज 3 लेस देन 5 ट्रू हो गया है तो कैलकुलेशन प्रिंट कर रहा है. बट हाउ अबाउट कि मैं 7 प्रिंट करता हूँ, तो अब ये हेलो कहेगा सिर्फ, बिकॉज 7 इज़ ग्रेटर देन 5. दिस कंडीशन इज़ फॉल्स. तो यहाँ तक तो बात हमें समझ में आती है. ये सवाल मैंने लास्ट क्लास में भी पूछा था और अब कुछ नए स्टूडेंट्स की वजह से मैं इस सवाल को रिपीट कर रहा हूँ दोबारा कि कब ऐसा होगा, ऐसी में क्या इनपुट डालूं कि दोनों चीज़ें प्रिंट हो, कैलकुलेशन भी प्रिंट हो और हेलो भी प्रिंट हो. ऐसी क्या इनपुट होनी चाहिए? स्पेशली जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ. सैयद तलहा अली क्या कह रहे हैं आप? चूज एनी वन क्वेश्चंस. नो, आई एम जस्ट सेइंग माय क्वेश्चन इज, लेट मी रिपीट द क्वेश्चन अगेन. माय क्वेश्चन इज़ कि अगर मैं इसको रन करता हूँ और मैं 5 से छोटी रकम देता हूँ तो ये मुझे कैलकुलेशन करके, यानी कि ये काम करके से करता है. अगर मैं इसको 5 से बड़ी कोई रकम देता हूँ, से 90, तो वो ये काम नहीं करेगा और सिर्फ हेलो प्रिंट कर देगा. मुझे कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसे इनपुट बताएं जिस पर ये, अब देखिए किसी पर तो ये हेलो प्रिंट कर रहा है, किसी पर ये कैलकुलेशन प्रिंट कर रहा है, दोनों चीज़ें नहीं कर रहा कभी भी, कि हेलो भी कहे और कैलकुलेशन भी कहे. कौन सी इनपुट दूं इसको? क्या लिखूं कि वो इनपुट भी हेलो भी कहे और कैलकुलेशन भी बताए? दैट इज़ एक्चुअली माय क्वेश्चन. व्हाट शुड बी द इनपुट फॉर दैट? इनपुट बताएं मुझे, कंडीशन लिखकर, और ये ना बताएं कि क्या ट्रू होगा क्या फॉल्स होगा. जस्ट गिव मी एन इनपुट, टेल मी अ नंबर और टेल मी व्हाट शुड आई राइट. व्हाट शुड आई राइट हेयर? जो आप भेजेंगे वो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा. अगर जवाब दोनों आ जाते हैं तो सही है आपका जवाब, वरना गलत है. क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? तो ये पहले में सेइंग 5. ठीक है, वही मिसकंसेप्शन जो कि लास्ट क्लास में भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ हुआ था, अब वो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ये बात सीख ली थी. आप भी जाके वो लास्ट क्लास के लेक्चर्स देखिएगा. मैं भी दोबारा रिपीट भी कर दूंगा वो, कोई ऐसी बात नहीं है.
सो अगर मैं 5 लिखता हूँ, सो रन करने से पहले हम इसको रन करके देखते हैं अपने दिमाग में कि होना क्या चाहिए। अगर 5 इनपुट आई है यानी कि आंसर 5 हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर लें यार, आई थिंक इट्स बेटर। अगर ये 5 है, 5 लेस देन 5, क्या ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? 5 लेस देन 5, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? 5 लेस देन 5, इट इज़ फॉल्स बिकॉज 5 इज़ नॉट लेस देन 5। ठीक है, 5 इज़ ग्रेटर देन 5, राइट? राइट और रॉन्ग? देर इज़ नो क्वेश्चन, देर इज़ नो क्वेश्चन, जो कि मैंने अभी दूसरा जुमला बोला ना, दैट इज़ कॉल्ड, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड what was the word for that? Inferred. It is actually an inference कि ऐसा है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये है, बट हम मतलब की तरफ जा ही नहीं रहे। ये बात कहना एक तरह से इलीगल होगा इस सिचुएशन में फ़िलहाल कि 5 5 से बड़ा है, सिर्फ इस वजह से कि 5 5 से छोटा नहीं है। ठीक है, मेरी बात को ज़रा फॉलो कर रहे हैं? ये आपसे सवाल सिर्फ ये किया गया, कंप्यूटर हमसे सिर्फ ये सवाल कर रहा है कि क्या 5 5 से छोटा है या नहीं। हमसे ये सवाल, ये चीज़ तो टेबल पर थी ही नहीं कि 5 5 से बड़ा है या नहीं। द क्वेश्चन वॉज दिस कि 5 5 से छोटा है या नहीं। जस्ट द आंसर शुड बी दैट 5 5 से छोटा है, ये चीज़ फॉल्स है, दैट्स इट। क्यों फॉल्स है? क्या इस वजह से कि वो उससे बड़ा है? नहीं, वो अलग बहस है, उस पर छोड़ दें। द क्वेश्चन इज़ सिंपल, नॉट क्वाइट सिंपल, बट ये है कि वी हैव टू अनलर्न समथिंग इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट ऑफ व्हाट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट। तो 5 लेस देन 5, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? इट इज़ फॉल्स। 5 लेस देन 5 फॉल्स है, इसका मतलब है कि ये ब्लॉक रन नहीं होगा, ये ब्लॉक रन होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। ये ब्लॉक तब रन होता जब कंडीशन ट्रू होती, ये ब्लॉक तब रन होता जब कंडीशन फॉल्स होती। तो 5 जब मैं एंटर करूंगा तो हेलो वाला ब्लॉक रन हो जाएगा। बट अगेन माई क्वेश्चन रिमेन्स द सेम फ्रॉम ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट व्हाट इनपुट शुड देयर बी कि हेलो भी प्रिंट हो और कैलकुलेशंस भी साथ साथ प्रिंट हो जाएं। फैसल अली सेइंग कि आई थिंक आप शायद, होपफुली ये टाइपो होगी, बट आई थिंक यू आर सेइंग दैट इक्वल टू की साइन कर दें अगर दोनों चीज़ें प्रिंट होंगी। बट अगेन हेलो आ रहा है, क्या इनपुट दूं कि हेलो भी आए और कैलकुलेशन भी आए? कम ऑन। सो मैं उसी जवाब पे जाता हूँ जो कि कुछ देर पहले एक स्टूडेंट ने दिया था इस सारी चीज़ें बताने से पहले, सैयद तलहा अली। ही वाज सेइंग दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। So the correct answer is right, that it is not possible to print both of these things. Computers are binary machines. In computers, a thing, a statement, a condition can either be true or false. False. Not both at the same time. If a condition is true, inferently implication के तौर पर ये लाजमी है कि वो कंडीशन ट्रू है अगर, तो इसका मतलब है कि वो फॉल्स नहीं है। और इसी तरह अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब लाजमी यही है कि वो कंडीशन ट्रू नहीं है। राइट? सो अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब है कि वो फॉल्स नहीं है। इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू, पहली बात तो ये है कि कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स, कोई और तरीकाकार नहीं है कंडीशन का, ट्रू या फॉल्स। यही चीज़ हमने अभी देखी जब हम ऑपरेटर पढ़ रहे थे कि उसका जवाब या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कोई तीसरा जवाब नहीं हो सकता। तो अगर इसका जवाब ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन होगी, अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट रन होगी। कोई भी ऐसी इनपुट नहीं है जिस पर ये कंडीशन ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो, क्योंकि कंडीशन का बेसिक मकसद ही यही है कि उसके दो में से कोई एक जवाब हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर एक से ज़्यादा जवाब होते
तो फिर वो कंडीशन होती ही नहीं, वो तो फिर कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही हो जाती, भाई 2+4 का जवाब 6 है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 के दो जवाब आ रहे हैं, -3 और +3, तो दो जवाब आ ही नहीं सकते, इसका सिर्फ एक जवाब आएगा, और वो एक जवाब जो होगा वो होगा भी सिर्फ दो जवाबों में से, दैट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो अगर सिर्फ एक ही जवाब आएगा, इसका मतलब है कि या तो ये चीज़ रन होगी या ये चीज़ रन होगी, दोनों एक ही वक्त में रन नहीं हो सकते कभी भी, राइट। सो दिस इज बेसिकली अ प्रोग्राम। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं और फिर क्लास को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं एंड से द प्रोग्राम शुड बी टू टेल मी दैट इफ अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चीज़ हम करते हैं कि एक नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अभी तक का जो प्रोग्राम है उसमें सब चीज़ें ऐसी ही रहेंगी ऑब्वियसली, यानी कि जब इस पर क्लिक करूँगा तो स्प्राइट मुझसे टेल मी या नंबर पूछे और मैं मुझसे एक जवाब ले, मैं एक नंबर उसको दूंगा। स्प्राइट का, कैट का, इस प्रोग्राम को मुझे इस तरह से प्रोग्राम करना है, इस कोड को, कि ये कोड मुझे ये बताए कि एक नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं? जो प्लस वाले नंबर होते हैं, और नेगेटिव वो होते हैं जो माइनस वाले नंबर होते हैं। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर मेरे पास एक नंबर है 4, क्या कंडीशन में लिखूं जिसकी बेस पर मैं ये बता सकूं कि ये कंडीशन, कि ये नंबर ट्रू है या फॉल्स है? टेल मी द कंडीशन। Yes, I'm waiting for your answer. What should be the condition? Which condition differentiates positive numbers from negative numbers? Come on, class. Why am I not getting any answers? Where is everyone? What condition differentiates positive numbers from negative numbers? What condition? What condition? So let me rephrase my question. I think आप सही जवाब तक पहुंच नहीं पा रहे हैं इस क्वेश्चन से। 4 is what? Positive or negative? Tell me quickly now. What is 4? पॉजिटिव और नेगेटिव। आप जब जवाब दें तो पॉजिटिव ना लिखें, सिर्फ ये लिखें कि 4 पॉजिटिव, क्योंकि मैं और भी नंबर्स पूछने वाला हूँ आपसे, तो मुझे पता लगे कि आपके जवाब कौन से जवाब सवाल से रिलेटेड हैं। व्हाट इज़ 4, पॉजिटिव और नेगेटिव? एंड व्हाट इज से -3?
ठीक है, ओके। सो -3 नेगेटिव क्यों है, कोई बता सकता है मुझे ये? वाई इज़ -3 नेगेटिव? एक चीज़ अपने जहन में रख लें अपनी अगली की क्लासेस के लिए भी, कि इफ़ यू कांट फाइंड द रीज़न बिहाइंड सम फैक्चुअल थिंग्स जो कि आपको पता है कैसा है, अगर आप उसके पीछे का रीज़न नहीं बता सकेंगे ना, तो आप दूसरे को वो चीज़ समझा भी नहीं सकेंगे। दूसरे से मतलब ये है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर ये कहेगा क्यों क्यों ऐसा होगा, किस बेस पे मैं कहूँ कि ये नंबर नेगेटिव है, तो वो क्या बेस है? बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन। फैसल अली इज सेइंग साइन की वजह से, अवैस इज सेइंग नेगेटिव साइन है उससे पहले इसकी वजह से। ओके, अच्छा ऐसा है। उफ, अच्छा चलें एक और नंबर मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताएंगे कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। 3/56, 3/56। okay, it's a positive number. Okay, you are saying it's a positive number. अच्छा मैं आपको बेस बता देता हूँ क्या है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, अगर नहीं है तो इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको पहले से नहीं पता और मैं बताऊंगा तो फिर दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर यू टू सी कि अच्छा इस एंगल से देखना चाहिए था हमें। तो मैं आपको एंगल बताता हूँ कि एंगल है क्या एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का। एवरी नंबर विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो इज़ अ पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर्स को दूसरे लफ्ज़ों में सब ज़ीरो नंबर्स भी कहा जाता है। सब ज़ीरो यानी कि ज़ीरो से नीचे वाले नेगेटिव नंबर्स को कहा जाता है सब ज़ीरो नंबर्स। अब मुझे बताएं क्या बेस है, क्या कंडीशन है जिसकी बेस पे मैं कह सकता हूं कि आया एक नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। व्हाट शुड बी द कंडीशन? लेस देन जीरो इज व्हाट तैयब बहलम? लेस देन जीरो इज व्हाट? दिस इज द कंडीशन। लेस देन जीरो इज अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर? It's a negative number. Good. So now coming on to the operators, I have to put some condition here. So before condition, I want to say it. I want it to say join पे मैं आता हूँ। ये चलें ज्वाइन पे नहीं, बल्कि हम सिर्फ लिख देते हैं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो देखें एक कंडीशन हमने लगानी है, जिस कंडीशन की बेस पे अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये कहेगा कि नंबर पॉजिटिव है, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो कहेगा कि नेगेटिव है। नाउ व्हाट शुड बी द कंडीशन? द कंडीशन शुड बी लेस देन आंसर इफ जो भी आपने नंबर बताया आंसर इज लेस देन ज़ीरो, तो आप कहेंगे कि नंबर नेगेटिव है। अगर लेस देन ज़ीरो नहीं है तो हम कहेंगे कि नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर आंसर लेस देन ज़ीरो है तो नंबर नेगेटिव हो गया, वरना पॉजिटिव हो गया। हम इसको चलाते हैं और हम ये कहते हैं कि 7 पॉजिटिव, 123 पॉजिटिव, -2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने प्रोग्राम कर दिया। हमने इस कैट को ये सिखा दिया कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को कैसे डिफरेंशिएट करना है। प्रोवाइडेड के गिवन के हमें उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, हमें पहले ख़ुद समझना पड़ा। लेकिन ये है कि हमने उस कैट को प्रोग्राम कर दिया, हमने कंप्यूटर को ये प्रोग्राम कर दिया कि अगर एक नंबर आपको दिया जाए तो आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर नेगेटिव है और कौन सा नंबर पॉजिटिव है। ये काम आप कर सकते हैं।
तो अभी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। एक फूड फॉर थॉट मैं आपको देकर जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, याद दिलाइएगा मुझे। अगर मैं इसको चलाता हूँ और नंबर डालता हूँ 0, क्या प्रिंट होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? आई एम नॉट सेइंग कि 0 है क्या, आई एम जस्ट आस्किंग कि क्या प्रिंट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। फैसल अली सिंह, पॉजिटिव प्रिंट होगा बिकॉज 0 <0 की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, तो एल्स वाला ब्लॉक रन हो जाएगा, पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा, नेगेटिव के ऊपर नहीं जाएंगे। सो यू आर करेक्ट, प्रिंट पॉजिटिव होगा। बट द क्वेश्चन इज 0 अ पॉजिटिव नंबर? Is 0 a positive number? So technically 0 is not a positive number, neither it is a negative number. It is just 0, it is nothing. ठीक है, सो थिंक ऑन इट। सो लेट सपोज, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर क्लास फिनिश कर रहा हूँ। लेट सपोज कि मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि एक नंबर को मैं नेगेटिव पॉजिटिव में डिवाइड करूँ, मैं ये चाह रहा हूँ नंबर 3 तरह के हों, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0। अगर मैं 0 एंटर करूँ तो वो कहे कि नंबर इज़ नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अगर मैं 0 से बड़ा एंटर करूँ तो कहे पॉजिटिव, अगर मैं 0 से छोटा कहूँ तो नेगेटिव। इतना काम तो हमने किया हुआ है अभी तक। लेकिन अगर मैं 0 एंटर करूँ तो वो कहे नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर काम करेंगे और एक दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जाएंगे, फ्लो चार्ट्स वगैरह को स्टडी करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल हमारी क्लास होगी, तब तक इसको थोड़ा सा और इसके साथ खेलें, कुछ और कंडीशंस देखें और क्या क्या हो सकती हैं और वो क्या क्या किस किस तरह के कोड आप इसमें लिख सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज़ क्लास। फ़रीदा का जवाब मेरे पास आ गया है, इट इज़ अ वेरी क्लियर आंसर फॉर दैट, थैंक यू। लेकिन इसको हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। And that's about it. Thank you very much and see you tomorrow in the next class.